नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। ऐसी कौन सी खबर है जो आज सुर्खियों में और अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ एडिटर सूरज जी, हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी, हमारे साथ महेश जी उत्तराखंड से। और तमाम अपडेट, तमाम बड़ी खबर जानेंगे और सीधे हम चलेंगे एडिटर सूरज जी के पास और आज की तमाम जो बड़ी खबर है जो आज अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है और हेडलाइंस बनी हुई है, दर्शकों के साथ साझा करें। आप मुझे सुन पा रहे हैं निशा? जी जी। अ, निशा, जिस समय यदि हम बात करें विशेषता की खबरों की, तो भारत में तो जैसा कि अभी हाल ही में आईपीएल का बुखार लोगों के सर से उतरा है, लेकिन चुनाव का बुखार, चुनाव का पारा अभी भी लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। बिल्कुल। और चुनावी माहौल में बयानों का बहुत महत्व होता है। जो घटनाक्रम होते हैं उनको लेकर के तमाम चर्चाएं होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान इस समय सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी के, या यूं कहें कि एनडीए का जो नेतृत्व वो कर रहे हैं, उस स्थिति में उनके हर बयान को गंभीरता से लिया जाता है। क्योंकि जैसा कि कल उन्होंने कहा भी है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, इन दोनों को पाकिस्तान से जो समर्थन मिल रहा है वह चिंता का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और कलकत्ता में उन्होंने इस तरह से कहा है कि मैं ऐसा एक्सरे करूंगा कि इनकी 100 पीढ़ियां भ्रष्टाचार करने से पहले सोचेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बारासात में कहा है कि इंडी गठबंधन वाले गरीब और मध्यम वर्ग की कमाई का एक्सरे करने की बात करते हैं। और अब मोदी इन भ्रष्टाचारियों के काले धन की गंदी कमाई का एक्सरे निकालेगा। इसमें इन लोगों की आने वाली पीढ़ियां भ्रष्टाचार करने से पहले 100 बार सोचेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय वो था जब बंगाल लाखों देशवासियों को रोजगार दिया करता था। आज यहाँ ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद हैं, नौजवान पलायन के लिए मजबूर हैं। पहले बंगाल को कांग्रेसों ने लूटा, फिर लेफ्ट ने लूटा, जी। और अब तृणमूल कांग्रेस, सीधा उन्होंने निशाना साधा है ममता बनर्जी पर। और निशाना साधते उन्होंने कहा कि अब तृणमूल कांग्रेस जो है वो दोनों हाथों से बंगाल को लूट रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में नौजवान और मजदूर पलायन करने के लिए मजबूर हैं और यहाँ पर रोजगार के अवसर नहीं। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पिछले 2 दिन से जो घटनाक्रम चला, क्योंकि 6 चरण का मतदान हो चुका है, 7वें चरण का मतदान बाकी है, और 7वें चरण के मतदान के लिए कल चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि चुनाव प्रचार के इस अंतिम चरण में सभी अपना पूरा जोर शोर लगा रहे हैं। जी। यहाँ बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडी गठबंधन पर जिस तरह से हमलावर होते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार हमलावर है। और उन्होंने कहा है, कांग्रेस की तरफ से यदि हम बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है, और तंज कसते हुए कहा है कि वाराणसी की रैली में, कल वाराणसी में थे, उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद गुड बाय भाजपा, गुड बाय मोदी जी, बस 7 दिन और बचे हैं जनता को ठगने वाले नकली फकीर के पास। प्रधानमंत्री जैसे पहले उन्होंने कहा था कि हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर चल देंगे, तो उन्होंने कहा कि ये नकली फकीर हैं और 7 दिन बाद ये चले जाएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से मतदान हो रहा है, तो वो विपक्षी गठबंधन को, कांग्रेस को वोट मिल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से देश को मुक्ति मिलने वाली है और देश के सबसे अच्छे दिन आने वाले हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम लक्ष्य है कि संविधान खत्म करके वंचितों से उनके अधिकार और आरक्षण छीन लेना। जिस तरह से आरक्षण को लेकर के रार मची है, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यदि सपा और कांग्रेस के लोग आए तो ये दलितों का, वंचितों का, आदिवासियों का, पिछले वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस यह प्रचारित कर रही है कि ये आरक्षण ही खत्म कर देंगे, संविधान ही बदल देंगे।
दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा है कि निजीकरण की आड़ में सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं और आरक्षण खत्म करने का रास्ता तलाशा जा रहा है। बात करूं कि उत्तर प्रदेश में ही रैली में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव थे और अखिलेश यादव ने कहा है कि ये सपा और कांग्रेस जुड़े हैं तो वो 1 और 1 11 हो गए हैं। बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो लोग जुड़े हैं, वो लोग अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से अलग-थलग मान रहे हैं। एक और खबर का जिक्र करना चाहूंगा कि जिस तरह से देखा जा रहा है बिहार में राजद की जो उम्मीदवार हैं रोहिणी आचार्य, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझ पर डंडे चलाए गए, मुझे गालियां दी गई, मुझ पर अत्याचार किया गया। यदि मुझे कुछ भी होता है, मुझे खरोच भी आती है, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो नेता हैं मणिशंकर अय्यर, उन्होंने 1962 में चीनी आक्रमण के लिए कथित शब्द का जो प्रयोग किया था अपने भाषण में, उन्होंने उस शब्द पर माफी मांगी है। आपको बताना चाहूंगा कि एक कार्यक्रम में मणिशंकर अय्यर ने जिक्र करते हुए कहा था कि 1962 में चीनियों ने कथित तौर पर आक्रमण किया था, जबकि वह वास्तविक घटना थी, तो उन्होंने कथित शब्द पर माफी मांगी है। अरविंद केजरीवाल ने जो याचिका लगाई थी 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य को आधार उन्होंने बताया था कि उनका वजन घट गया है और स्वास्थ्य के जो कारण बताए थे उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि केजरीवाल की जमानत याचिका सूचीबद्ध करने के लिए सीबीआई फैसला लेंगे, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत स्वास्थ्य के आधार पर 7 दिन बढ़ाने की जो याचिका तत्काल सूचीबद्ध करने का फैसला सीबीआई मतलब जस्टिस जो हैं डीवाई चंद्रचूड़ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि इसके मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित है। इससे पहले जस्टिस जीके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ के समक्ष अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के समक्ष मेंशन करते हुए कहा था, उन्होंने मेंशन किया था कि केजरीवाल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की याचिका पर भी सुनवाई हुई है, जवाब तलब हुए हैं, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। हालांकि कथित जमीन घोटाले से जुड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था और जल्द सुनवाई के लिए भी याचिका दी थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगली तारीख जो है 10 जून तय की है। यहाँ मैं एक खबर पर और ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा कि जिस तरह से 2019 के जो चुनाव हुए थे, मतदान पूरा होने के ठीक बाद और परिणाम आने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ गए थे और इस बार के लिए उन्होंने जो स्थान रखा है वो स्थान है कन्याकुमारी का मंदिर, जहां पर वो जाएंगे और 24 घंटे वहां रहेंगे और ध्यान करेंगे। विवेकानंद का जो आश्रम है कन्याकुमारी में, वो उस आश्रम में जाएंगे और उस आश्रम में मतदान से पहले जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म होगा, तो चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद आश्रम जाएंगे और 24 घंटे वहां रहेंगे। ध्यान और पूजन का क्रम उनका चलेगा। ये लगातार देखा जा रहा है, पिछले चुनाव में भी जो देखा गया था 2019 के चुनाव में, कि जब 2019 का चुनाव था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ गए थे और केदारनाथ में गुफा में वहां पर उन्होंने ध्यान और पूजन किया था। इस बार भी वो ध्यान और पूजन के लिए कन्याकुमारी के विवेकानंद आश्रम जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं और वहां पर ध्यान और पूजन के लिए 24 घंटे रहेंगे। जी निशा। जी बिल्कुल, और तमाम उत्तर प्रदेश की अपडेट ले लेंगे। उत्तर प्रदेश लखनऊ में आज कुछ क्या खास है, क्या बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों के साथ साझा करें ज्ञानेश जी। दिशा मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में देखिए 6 चरण चुनाव के संपन्न हो चुके हैं और अब ये जो 7वें चरण में पूर्वांचल की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। आपको बता दूं कि रोज लगातार जो है जनसभाएं की जा रही रहती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। यूपी की मिर्जापुर सीट पे केंद्रीय मंत्री और अपना दल के सोनीलाल की नेता जो अनुप्रिया पटेल हैं वो मैदान में हैं। अनुप्रिया पटेल इस सीट से लगातार 2 बार सांसद रह चुकी हैं और इस बार तीसरी बार जीत के इरादे से चुनाव में है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार भी मिर्जापुर में एनडीए की जीत होगी
और अनुप्रिया पटेल ने यूपी तक से बात करते हुए अपनी जीत का दावा किया है और कहा है कि मिर्जापुर में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। लेकिन चुनाव में तो विभिन्न गठबंधन और राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। मिर्जापुर में मैंने 10 सालों तक जो काम किया है, उसके आधार पर मैं तीसरी बार एनडीए प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हूँ। जी। पीएम मोदी और सीएम योगी ने भी उनके समर्थन में चुनाव प्रचार किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, मिर्जापुर में मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे 10 साल का जो काम रहा है, हमारी डबल इंजन की सरकार को जो काम रहा है, उसके आधार पर यहाँ के लोग मुझे तीसरी बार भी सेवा करने का अवसर ज़रूर देंगे। इस दौरान उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पर पलटवार किया और कहा कि आत्मविश्वास हमारा नहीं, उनका डगमगाया है। एनडीए की सरकार बनने का दावा है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अब तो चुनाव आखिरी चरण की ओर बढ़ गया है और लेकिन शुरुआती चरण में जनता में जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा था, उससे आभास हो गया है कि मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रहे हैं। ये आभास सिर्फ एनडीए के साथियों को ही नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन को भी हो गया था कि एनडीए की ही सरकार बनने जा रही है। इसलिए आत्मविश्वास हमारा नहीं, बल्कि उनका डगमगाया है। बिल्कुल। ऐसा बताऊंगा कि इसी इसी के चलते राजधानी लखनऊ में जो चुनाव संपन्न होने के बाद में लगातार जो बिजली आपूर्ति है, वो ठीक नहीं हो पा रही है। लगातार जनता त्रस्त है। कई इलाकों में लगातार लोग टायर जलाकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं लोग जो कहीं न कहीं नाराज़गी जता रहे हैं। बता दूँ कि राजाजीपुरम पाल तिराहा चौराहे हाउस पर जनता ने कल प्रदर्शन किया। इसी तरीके से आशियाना क्षेत्र में प्रदर्शन किया, क्योंकि बिजली आपूर्ति के लिए जो नहीं पहुँचाई जा रही, इस वजह से लोग लगातार त्राहिमाम कर रहे हैं और बिल्कुल। लोगों का कहना है 5-6 घंटे तक बिजली गायब रहती है। यहाँ तक उच्च अधिकारी उनका फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। जी। और बिजली की समस्याओं को लेकर बता दूँ, थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के अंतर्गत बालागंज चौराहे पर भी धरना प्रदर्शन हुआ है और मामला लोग गर्मी से इतना परेशान हैं कि लाइट नहीं पहुँच रही है। समय से लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा गया और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। कहीं न कहीं आरोप लगाया है कि अधिकारी जो है उनका फ़ोन नहीं उठाते हैं और ना तो सही चीज़ बताते हैं कि लाइट क्यों कटी है, कब तक आएगी। बिल्कुल। अब बात करेंगे कि यूपी में इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं निशा। भीषण गर्मी से सभी लोग परेशान हैं और मौसम विभाग के अनुसार अभी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मई के अंत तक लू चलती रहेगी। इस बीच तापमान 49 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। आज लखनऊ का तापमान अगर हम बात करें तो 43 डिग्री और न्यूनतम जो है वो 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दौरान 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और मौसम विभाग के अनुसार 31 मई तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। तब तक लू का सितम जारी रहेगा। इस दौरान दिन का तापमान 45 डिग्री से अधिक होने का अनुमान है और सोमवार को अगर हम देखें तो आगरा ने 47.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 30 साल बाद आगरा में इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। तो लगातार जो है गर्मी अपना प्रकोप दिखा रही है। वहीं मैं बिल्कुल। बात करूंगा निशा की राजधानी लखनऊ में मतगणना करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण आज से शुरू होगा और ये जगह लखनऊ रामाबाई रैली स्थल पर मतगणना होनी है। रामाबाई रैली स्थल पर 164 टेबल तैयार हो रहे हैं। रामाबाई अम्बेडकर स्थल पर 164 टेबल पर मतगणना होनी है। इनमें एआरओ और आरओ की टेबल शामिल है। मतगणना के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। शासन प्रशासन लग चुका है। मतगणना के लिए 1000 से अधिक कर्मचारी होंगे और मतगणना विधानसभा क्षेत्र के आधार पर की जाएगी। वहीं मैं निशा बताना चाहूंगा कि कुशीनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का दौरा है और वो आज सुबह 11:20 पर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे। भाजपा प्रत्याशी विजय दुबे के पक्ष में जनसभा करेंगे। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी सोनभद्र दौरा आज है। जिले में 2 स्थानों पर अखिलेश यादव चुनावी जनसभा करेंगे। छोटेलाल खरवार के पक्ष में जनसभा, उपचुनाव प्रत्याशी विजय सिंह गौड़ के पक्ष में जनसभा करेंगे। वहीं मैं उत्तर प्रदेश में ललितपुर की घटना को बताना चाहूंगा कि नाबालिग किशोरी को बेचने के प्रयास के आरोप में पिता और मामा 2 लाख रुपए में बेचने का आरोप लगाया है। पुलिस चौकी में पीड़िता संग मारपीट का भी आरोप लगाया है। पुलिस द्वारा अभद्रता करने व मारपीट का भी आरोप लगाया गया है। ये पूरा मामला ललितपुर का है। वहीं मैं बात करूंगा बुलंदशहर की कि भाई और भाई ने पीट कर भाई को छत से फेंक दिया। ये 28 वर्षीय जितेंद्र की मौके पर मौत हो गई है और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। आरोपी भाई पौन घटना को गिरफ्तार किया है।
लोहे के पाइप के बंटवारे को लेकर हुआ था झगड़ा और मृतक ने थाना खानपुर में आरोपी के खिलाफ दी थी तहरीर। शाम को दोनों भाइयों में एक बार फिर हुआ था झगड़ा। ये पूरा मामला जो है खानपुर क्षेत्र के गाँव ढकलौली का बताया जा रहा है। वहीं मैं बात करूंगा गोरखपुर की कि निशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपना रोड शो करेंगे और वो सांसद रवि किशन के लिए मुख्यमंत्री जो है वो रोड शो करेंगे। जी। ये शाम को 4 बजे से रोड शो होगा और बीजेपी के पक्ष में अपील करेंगे। 51 लोगों के शंखनाद से शुरू होगा रोड शो। जी। वहीं मैं बात करूंगा मेरठ की कि बिजली आपूर्ति में लापरवाही को लेकर एक्सियन पर गाज गिरी है और पश्चिमांचल एमडी ने 4 एक्सियन निलंबित किए हैं। एक्सियन मनोज अग्रवाल मेरठ को निलंबित किया गया है, सस्पेंड किए हैं और वहीं एक्सियन महेश विश्वकर्मा को भी सस्पेंड किया गया है। जी। वहीं एक्सियन कृष्णपाल को सस्पेंड किया गया है। जी। और उत्तराखंड की तमाम अपडेट ले लेंगे हमारे साथ महेश जी। महेश जी, उत्तराखंड में आज कुछ क्या खास है, क्या बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से, दर्शकों के साथ साझा करें। निशा जी, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में जो वनों में लगी हुई आग है वो परेशानी का सबब बनती जा रही है। लगातार वनों में आग फैल रही है। अभी वन विभाग इस पर काबू करने में बड़ी परेशानी महसूस कर रहा है और अभी तक उसे सफलता नहीं मिली है। इसी को ले देखते हुए चार धाम यात्रा का जो बाईपास है, आग वहां तक पहुंच गई है और पहाड़ से नीचे की तरफ पत्थर, बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। लेकिन अभी तक प्रयास जारी है। ये कल रात तक वहां अग्निशमन के साथ साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, ये सभी टीमें लगी हुई थी। निश्चित रूप से ये एक यात्रा में थोड़े व्यवधान पैदा करने वाली स्थिति है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से इस पर नजर बनाए हुए है, कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए वहां पर लगातार राहत कार्य जारी है। यमुनोत्री जाते हुए एक बुजुर्ग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसके लिए उत्तराखंड की पुलिस यानी कि मित्र पुलिस देवदूत बन के आई और उन्हें बहुत समय रहते हुए वहां के निकटतम चिकित्सा तो वो व्यवस्था में व्यवस्था बनाए। जी। ये जवान केदारनाथ के जगह जगह पर यहाँ पर लगे हुए हैं, जो सेवा के साथ साथ रेस्क्यू का भी काम यहाँ पर संभाल रहे हैं। कल की घटनाओं की यदि मैं बात करूं तो लगभग 9 लोगों को पीआरडी के जवानों ने राहत और बचाव कार्य में आसानी है। जिनमें परेशानियां हुई थी, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो किसी को बीपी बढ़ने की दिक्कत आई, तो इन्होंने बहुत जल्दी ही पीआरडी के जवान उनके लिए सहारा बनकर के सामने आए। मैं बिल्कुल। एक बात और बता दूं निशा जी, गंगोत्री और यमुनोत्री में जिस तरीके से श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, यमुनोत्री में रिकॉर्ड टूट गए। पिछले लगभग 39% लोगों की बढ़ोतरी हुई, तो यमुनोत्री में लगभग 50% की यात्रियों की वहां पर बढ़ने की खबर आ रही है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के एक जज के बेटे ने कल यहाँ बड़ा हंगामा किया। आपने वीडियो वायरल होती देखी है। एक यूपी 50 नंबर की गाड़ी, एक्सटर गाड़ी ने गलत तरीके से ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए और उत्तराखंड की पुलिस के अधिकारी एसएसआई पर वो अपना रोक पूरा तरीके से जमा रहा था। तो लेकिन नियम ना फॉलो करने के लिए उसे भी के विरुद्ध कार्रवाई की गई और गाड़ी को बंद कर दिया गया। इस तरीके से यहाँ पर जो अनियमितताएं करने वाले लोग हैं, वो उनका सीधा संदेश ये है कि कोई भी हो, कितना ही बड़ा पावर का व्यक्ति हो, किसी को भी यहाँ नहीं बख्शा जाएगा। बिल्कुल। निशा जी, एक सबसे बड़ी दुखद खबर ये आई है, एक ही परिवार के 4 लोग अल्मोड़ा की तरफ जा रहे थे। वहां वो 2 बच्चे और पति पत्नी दोनों जा रहे थे। गाड़ी अनियंत्रित हो गई और वो लगभग 400 फीट नीचे चली गई। उसमें से केवल एक ही बच्चा बचा है, बाकी 3 लोग वहां एक्सपायर हो गए। ये रुड़की के रहने वाले थे, अल्मोड़ा अपने ससुराल जा रहे थे। जी। तो जी। ये एक बहुत बड़ा घटना क्रम सामने आया है। साथ ही मैं बता दूं निशा की कल यहाँ भूकंप के थोड़े धीरे झटके लगे हैं, जिससे लोग परेशान भी नजर आए हैं। जी। और निशा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में अभी मलिन बस्तियों को हटाया जा रहा है। 27 मलिन बस्तियों को यहाँ हटाया जा रहा है। यहाँ कल चिलचिलाती धूप में उन लोगों को जो जो परिवार हटाए गए हैं, वो भी सड़क पर थे, रोडों पर बेहाल थे और उन्हें कोई भी किसी तरह की कोई रिलीफ किसी भी संगठन अथवा सरकार ने नहीं दी है। ये एक बिल्कुल। बहुत बड़ी समस्या का सामना उन परिवारों को करना पड़ रहा है। एक बात और बता दूं निशा जी,
यहाँ हैली को लेकर के जो IRCT का एक फर्जी अधिकारी को कल उत्तराखंड पुलिस ने डिटेन किया है, जो हेलीकॉप्टर की बुकिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहा था और उसने बहुत बड़ा नेटवर्क फैला रखा था। बिल्कुल। उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने लगभग 20 फर्जी वेबसाइट चला करके ये ठगी का काम कर रहा था। एक और समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे ही वन में फैल रही आग लगातार आबादी की तरफ को जा रही है, तो वही पौड़ी में ये कलेक्ट्रेट के पास तक पहुंच गई है। वहां जी। पर स्थानीय पुलिस के साथ साथ वहां के NGO SDRF ने वहां रात्रि में उस पर काबू पा लिया था। अब वहां अभी निश्चित की स्थिति बनी हुई है, वरना तो ये ऐसा लग रहा था कल कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अप्रिय घटना आ जाए। बिल्कुल। जी। एक समस्या ये भी आई है, लगातार मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि जो यात्री यहाँ आए वो अपनी गाड़ियों को सही पार्क करें। जो सही गाड़ी पार्क नहीं होती है उससे क्या है कि बहुत सारा जाम की स्थिति बनी होती है। उन्होंने ये यात्रा ऐप पर भी समाधान ऐप पर लगातार गाइडलाइन बनाई है। उन्होंने भवाली के लिए स्पेशल कहा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी यात्री गलत तरीके से अपनी गाड़ी ना पार्क करे, जिससे आम आदमी को बहुत दिक्कतें होती हैं। वह कम से कम अपनी इस बात को रहे। दूसरा जी। मैं आपको बता दूं, निशा जी के जो वीडियो जैन मूली महाराज का वीडियो अभद्र व्यवहार का, उसे लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू और हिंदी के जितने अखबार हैं, नवभारत टाइम्स और अमर उजाला जागरण, सभी ने दी है। उस पर भी कड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और अपराधी को तलाशने के लिए जगह जगह जी। छापेमारी चल। जी महेश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम उत्तराखंड की अपडेट देने के लिए। हमारे साथ ज्ञानेश जी उत्तर प्रदेश की तमाम जानकारी दी। हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज जी थे, जिन्होंने तमाम राष्ट्रीय स्तर पर, चुनावी स्तर पर ऐसी कौन सी खबर थी जो आज सुर्खियों में थी, तमाम अपडेट आप तक पहुंचाई। तो दर्शकों, प्रेस वार्ता में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।